जय हिंद। आई एम प्रशांत, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज इन संदीप सरस्दून डिफेंस एकेडमी। और आज हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज, कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस। जैसा कि हम देखते हैं हर साल यूपीएससी इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है। बहुत सारी ट्रीटीज आज के मॉडर्न वर्ल्ड में होती रहती हैं, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक रिलेशंस, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, हर चीज़ के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, हर चीज़ से रिलेटेड एक ट्रीटी होती है। बिकॉज अब मॉडर्न वर्ल्ड में हमें ये सारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी हैं। बिकॉज जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वर्ल्ड और एक अलग तरीके की सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो दीज ट्रीटीज, दीज इंटर गवर्नमेंटल अरेंजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस community a totally a global community. So first of all we will discuss with the difference between treaty, convention and protocol. देखिए, सबसे पहले किसी भी इंपॉर्टेंट इशू के लिए कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें सारे के सारे कंट्रीज के डेलीगेट्स आकर मीटिंग करते हैं एंड वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं एंड फिर उससे एक एजेंडा लिया जाता है। उस पर्टिकुलर एजेंडा के ऊपर एक कन्वेंशन होता है दैट गिव्स डायरेक्शंस फॉर द एक्शन। And after this convention there will be either a treaty or a protocol. ये दोनों चीजें बाइंडिंग होती हैं कि गवर्नमेंट को, कंट्रीज को जो भी इनमें क्लॉजेज हैं उनको फुलफिल करना है कुछ, और इनको फुलफिल करने के लिए हर कंट्री की पार्लियामेंट को दे हैव टू रेटिफाई। साइन करना ट्रीटी का होता है कि कंट्री इज अ सिग्नेटरी टू अ ट्रीटी, बट रेटिफिकेशन का मतलब होता है दैट क्लॉजेस ऑफ दीज ट्रीटीज और दीज प्रोटोकॉल आर बाइंडिंग ऑन दोज कंट्रीज। आपने बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज के नाम सुने होंगे, प्रोटोकॉल्स के नाम सुने होंगे, लाइक क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, UN Vienna Convention for Diplomatic Relations, United Nation Environment Program। तो ये ट्रीटीज आप डेली बेसिस में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये सुनते रहेंगे एंड आपको ये भी जानना चाहिए कि ये ट्रीटीज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कब से हुआ। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी एंशिएंट कॉन्सेप्ट। इवन मेडिवल टाइम्स में इट स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप, जब एक फॉर्मल अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन टू कंट्रीज। हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रीटीज बननी कैसे शुरू हुई। दो यूरोप की सुपर पावर्स थी इन मिडीवल टाइम, स्पेन एंड पोर्चुगल। दे फ्रेम्ड अ ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसियस। टॉर्डिसियस इज अ सिटी इन स्पेन एंड इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग they divided the world into two parts, taking Atlantic Ocean as the center of the world, midpoint of the world। यहां से उन्होंने एक बोला कि all the western part will go to Spain and all the eastern part will be Portugal। ये possession के लिए नहीं था, this was for trade and finding the new lands। इसीलिए आप देखेंगे कि 1498 में जो पहली यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई थी, दे वर पोर्चुगीज, वास्को डे गामा। तो यहां से ट्रीटीज का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। द ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसियस वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन किंगडम्स ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल दैट डिफाइंड वेयर ईच कुड एक्सप्लोर एंड क्लेम लैंड्स। एंड आप आज भी नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, स्पेशली द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको वहां स्पेनिश स्पीकिंग पीपल बहुत ज्यादा मिलेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द स्पेन वाज ग्रांटेड राइट्स टू ऑल लैंड्स वेस्टवर्ड ऑफ लाइन ड्रॉन
through the Atlantic Ocean and the Portuguese received the lands eastward. ठीक है, तो ये हम केवल इसलिए समझ रहे हैं कि ये जो ट्रीटीज हैं, दिस इज नॉट अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट. ये ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस बना एंड उसके बाद ही ट्रीटी शुरू हुई. हर चीज, जैसे हमने पहले भी बात करी है, करंट अफेयर्स इज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल जनरल स्टडीज सब्जेक्ट. करंट अफेयर्स कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसकी अलग से प्रिपरेशन करें. आपको अपडेट होना चाहिए विद योर ज्योग्राफी, विद योर हिस्टोरिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक्स, एंड इन सब का इंटीग्रेशन इज करंट अफेयर्स. अगर आपको हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं होगा कई टॉपिक्स का, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी इन द करंट अफेयर्स. सो हम हिस्टोरिकल कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज यहां पे डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसियस एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रीटी ऑफ पेरिस. एक्चुअली दिस ट्रीटी gave direction to international politics. टिल टुडे, आज की डेट में भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको बहुत सारी कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं. इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा. 1971 में जब बांग्लादेश बना था, कार्व्ड आउट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो इंडिया एंड कुछ कंट्रीज को छोड़ के बहुत सारी कंट्रीज ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं करा दैट इट इज अ स्टेट, इट इज अ कंट्री. धीरे धीरे करके ड्यू टू डिप्लोमेसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इसको यूएन में रिकॉग्नाइज करा एंड बाकी कंट्रीज ने भी इसे रिकॉग्नाइज करना शुरू करा. तो सबसे पहले किसी कंट्री को रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट जो आया था दैट केम फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ पेरिस. इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज करा था, नॉट अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. जैसा हम जानते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था पहले इट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एंड जो ईस्टर्न पार्ट था दैट वाज अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस. तो जो 13 कॉलोनीज थी उनको रिकॉग्नाइज करा दैट इट इज अ सेपरेट कंट्री एंड इट विल बी कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो व्हाट ट्रीटी ऑफ पेरिस सेड, it was signed between the American colonies and Great Britain and it ended the American Revolution and formally recognized the United States as an independent nation. ये भी एक बहुत important historical event है. This treaty set a precedent for the peaceful resolution of conflicts through diplomatic negotiations and established norms for recognizing the independence of new states. यही मैं आपको बात करना समझाना चाह रहा हूं. आज की डेट में भी जैसे ताइवान है, ऑफिशियल नेम ऑफ ताइवान इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट ड्यू टू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम चाइना कहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करती एज अ सेपरेट नेशन. दे कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ चाइना. देन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 से 1919 तक एंड इसका जो एंड हुआ था, जो इसका कंक्लूजन हुआ था, दैट वाज अ ट्रीटी ऑफ वर्साई इन फ्रांस इन 1919. इसमें सारा का सारा ब्लेम जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया था एंड जर्मनी हैव टू पे ह्यूज रेपरेशंस टू द एलाइड पावर्स. ठीक है, एंड उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर वुडरो विल्सन. उन्होंने इस ट्रीटी को ड्राफ्ट करा था, फ्रेम करा था. इट वॉज अ पीस डॉक्यूमेंट साइन बिटवीन द इंपीरियल जर्मनी एंड द एलाइड पावर्स ऑन जून 20th 1919 एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. एंड जैसा मैंने बताया, द ट्रीटी हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द वॉर एंड इम्पोज्ड हार्श पेनल्टीज ऑन द जर्मन्स इंक्लूडिंग लॉस ऑफ टेरिटरी, मैसिव रेपरेशंस, पेमेंट्स एंड डीमिलिटराइजेशन. ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके बाद एक यूएन का प्रीडेसेसर ऑर्गेनाइजेशन बना. इट वाज कॉल्ड लीग ऑफ नेशंस, जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है. इट वाज फाउंड इन 1919 एंड इट इज
नॉट इन एग्जिस्टेंस टुडे, इसको मॉडिफाई करा इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये इसलिए हुआ था बिकॉज जो इसका पर्पस था लीग ऑफ नेशंस का, ये फुलफिल नहीं कर पाया। द एविडेंस फॉर दैट इज हैपनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था तो इसलिए लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया था, फिर यूनाइटेड नेशंस हुआ, एंड दैट इज द बिगेस्ट ट्रीटी एवर। सो दीज आर some important treaties after World War II। World War II के बाद सारी दुनिया को ये लगने लगा कि that armed conflict is not a solution for resolving any issue। armed conflict से केवल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, एंड ये बहुत लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट करता है। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ जापान, जहाँ पे एटम बॉम्ब उस टाइम गिराए थे यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो आज भी उनकी जनरेशन्स, आज भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं, दे आर डिसेबल्ड मोस्ट ऑफ देम बिकॉज ऑफ दैट रेसिड्यू दैट हैज बीन लेफ्ट आफ्टर दैट न्यूक्लियर वेपन। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रीटीज। द फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस चार्टर। सबसे जो रेवोल्यूशनरी एक ट्रीटी हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर, दैट वाज यूनाइटेड नेशंस की सारी कंट्रीज एक फोरम में आकर बैठे एंड वहां पे चीजों को पीसफुली थ्रू अ डायलॉग रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ना कि आर्बिट्रेरी डिसीजन लेकर वॉर शुरू कर दें। हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कि क्या यूनाइटेड नेशंस अपने गोल को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल कई चीजों में इट इज इंपॉर्टेंट कि एक जगह ऐसी है जहां सारी कंट्रीज जा सकती हैं। देन पेरिस पीस ट्रीटीज, ये भी जो यूरोप में डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके लिए ये भी वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा ने ड्राफ्ट करा था। इसके थ्रू रेनोवेट करना था जो भी डिस्ट्रॉयड टेरिटरीज थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर। देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ये हर किसी को एक डायरेक्शन देता है अबाउट फ्रेमिंग देयर फंडामेंटल राइट्स। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन हो तो क्या इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, क्या फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में। देन देयर इज अ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली in 2023 there was a hustle between Indian government and Canadian government, तो बार बार इसका रेफरेंस मिल रहा था, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। कुछ इम्यूनिटीज होती हैं जो डिप्लोमेट्स होते हैं व्हेन दे आर सर्विंग इन अनदर कंट्री, तो उसके ऊपर इस चीज का रेफरेंस दिया जा रहा था। देन देयर इज इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इससे ही हमारे आर्टिकल 17 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो इससे बहुत ज्यादा आइडिया लेता है, द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हमने देखा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन सब का आइडिया किसी ना किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन से लिया गया व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फ्रेम्ड। सो फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे, द ट्रीटी, जो एक फोरम बना था यूनाइटेड नेशंस इन 1945। एंड व्हाई वाज यूनाइटेड नेशंस क्रिएटेड? एज अ मीन्स ऑफ सेविंग सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर। दुनिया दो बहुत बुरे वॉर देख चुकी थी, इन विच मिलियन ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड इसने पूरी दुनिया को अफेक्ट करा था। इन केस ऑफ एनवायरमेंट, इन केस ऑफ ह्यूमन लॉस, इन केस ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी, एंड इन केस ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पीपल। उसके बाद से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि एक सेंस ऑफ डिस्ट्रेस्ट सारी कंट्रीज के बीच होने लगा था। The idea of United Nations began to be articulated in 1941 when US and Britain signed the Atlantic Charter, which proposed set principles for international collaborations maintaining peace and security.
एक अटलांटिक चार्टर देन यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रपोज करा था, नेम्ड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनका नाम था। तो उन्होंने एक अटलांटिक चार्टर ड्राफ्ट करा जिसमें उन्होंने बोला कि कैसे हम पीसफुली रिजॉल्व करें जो सिचुएशन यूरोप में जर्मनी, इटली इन्होंने क्रिएट कर दिया है। एंड द टर्म यूनाइटेड नेशंस वाज फर्स्ट ऑफिशियली यूज्ड ऑन 1 जनवरी 1942। हालांकि यूएन जो एग्जिस्टेंस में आया था फॉर्मली, इट वाज ऑन 24 अक्टूबर 1945 एंड द डे charter was adopted was on 25th June 1945 and took effect on 24th October 1945। ये हमारे, आप समझ लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है, अडॉप्ट किसी और दिन हो रहा है एंड कमिंग इनटू फोर्स ऑन सम अदर डे। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। The UN's objective as defined by its charter include maintaining international peace and security, protecting human rights, delivering humanitarian aid, promoting sustainable development, upholding international law। ये सारे के सारे UN के ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ये फुलफिल कर पा रहा है UN या नहीं कर पा रहा, इट इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट, बट काफी हद तक बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हुई हैं। These are the 6 principal organs of United Nations. The General Assembly हर साल मीट करता on September every year. Then there is a Security Council consisting of 15 members, 5 of which are permanent and other 10 are non-permanent, selected for a tenure of 2 years. Then there is a Economic and Social Council. इसके ही सारे पार्ट हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, लाइक ऑर्गेनाइजेशन आप सुनते होंगे, यूनेस्को, यूनिसेफ, सब इसके ही पार्ट हैं। Then there is a International Court of Justice which is located in The Hague, Netherlands. UN Secretariat जहां पे सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं। एंड देन अर्लियर देयर वाज अ ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सस्पेंड हो गया था इन 1994। ट्रस्टीशिप काउंसिल कुछ ट्रस्ट टेरिटरीज थी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक डिस्प्यूटेड टेरिटरीज थी जिन पे एनिमी कंट्रीज का क्लेम था, बट लास्ट जो कंट्री थी दैट वाज पपुआ, आफ्टर इट गॉट प्रमोटेड टू अ सॉवरेन स्टेट, तो इसको सस्पेंड कर दिया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल को। As we know, the UN system includes a multitude of specialized agencies, funds and programs, including a World Bank Group, the World Health Organization, World Food Program, UNESCO, UNICEF, Food and Agriculture Organization, ILO। हालांकि ILO पहले established हो गया था, but it works in collaboration with United Nations। These organizations are financed by assessed and voluntary contribution from its member states। अलग अलग तरीके contribution होता है, जैसे इंडिया provides forces, एक आर्म पर्सनल भेजता है फॉर द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। एक और इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इन 1945, इट इज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, एंड इन्होंने एक सिस्टम डिवाइस करा था दैट वाज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये बेसिकली मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट, क्योंकि सारी जो मेन कंट्रीज थे उस टाइम, द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड इंपीरियल कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इनके रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। तो फिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, कैसे इन कंट्रीज को रिवाइव करा जाए, उसके लिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। इट वाज हेल्ड इन न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स, टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर after the conclusions of World War II. This conference resulted in the agreements to set up the International Bank for Reconstruction and Development and IMF. International Bank for Reconstruction and Development is called World Bank, जिसका aim है to reduce poverty in the world. And IMF
इसका एम है टू स्टेबलाइज द मॉनेटरी ऑर्डर इन द वर्ल्ड। बेसिकली वर्ल्ड बैंक इज रिलेटेड टू वेलफेयर। एक और ट्रीटी भी देखिए, एक तरफ यूनाइटेड नेशंस बन रहा है एंड दूसरी तरफ कुछ मिलिट्री ट्रीटीज भी हो रही हैं, एंड द प्राइम एग्जांपल ऑफ इट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप अभी भी जो यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है, अगर जब भी आप उसके बारे में पढ़ते होंगे तो ये ट्रीटी, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, नेटो। ये दो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज के बीच की एक ट्रीटी। ये ट्रीटी ये कहती है कि इस ट्रीटी के मेंबर्स में अगर कोई भी बाहर का अटैक करता है तो ये सारी कंट्रीज एक हो जाएंगी एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग द कलेक्टिव सिक्योरिटी टू ऑल द मेंबर स्टेट्स। So NATO is an intergovernmental military alliance of 31 member states, out of which 29 are European and 2 North American. And it was established in aftermath of World War II and signed in Washington DC on April 4th, 1949. It is also called Washington Treaty. NATO is a collective security system. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी मेंबर स्टेट पर कोई भी कंट्री, कोई भी दूसरी कंट्री अटैक करता है या कोई ऐसा कुछ भी डिस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वो करता है, तो सारी की सारी कंट्रीज उस कंट्री के अगेंस्ट हो जाएंगी। इट्स मेंबर स्टेट्स अग्री टू डिफेंड ईच अदर अगेंस्ट अटैक बाय द थर्ड पार्टीज। एंड नेटोज मेन हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन ब्रसेल्स, Belgium, while NATO's military headquarters are near Mons, Belgium. तो ये आपको याद रखना अबाउट नेटो। नेटो को ही काउंटर करने के लिए एक रशिया, स्पीयरहेडेड बाय रशिया, उन्होंने भी एक ट्रीटी साइन करी है कॉल्ड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CSTO। ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। इनके भी यही कहना है कि अगर इनमें कोई अटैक करेगा तो ये सारे एक हो जाएंगे। सो CSTO इज एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस ऑफ 6 कंट्रीज दैट केम इनटू इफेक्ट इन 2002। हालांकि ये बहुत बाद में हुआ, इससे पहले एक वॉर्सो पैक्ट भी था रशिया का, बट अभी दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय CSTO। And the current members of Collective Security Treaty Organization are Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan. आपको मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जब भी हम इन कंट्रीज को देखते हैं यहाँ पे, आप एटलस में एक बार इनको जरूर चेक करिएगा, इनका लोकेशन एक दूसरे के कितने नजदीक होता है एंड इनकी कैपिटल सिटीज के बारे में। होता क्या है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो मैच द फॉलोइंग के उसमें आएगा कि विच वन ऑफ दीज कंट्रीज एंड कैपिटल सिटीज आर नॉट करेक्टली मैच। तो जो करंट अफेयर्स होता है, इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, आप कितना ऑब्जर्व करते हैं एंड आप चीजों को लेकर कितने अवेयर हैं। तो ये दिस ट्रीटी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ताशकंद पैक्ट और ताशकंद ट्रीटी। जैसे नेटो को हम वॉशिंगटन ट्रीटी कहते हैं, इसको हम ताशकंद ट्रीटी कहते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस ट्रीटी, this organization are located in Russia, Moscow. And the objective of CSTO is to strengthen peace, international and regional security, including cyber security and stability, the protection of a collective basis of the independence, territorial integrity, sovereignty of independent states. Basically वही है, बस NATO जैसा ही है, इसमें बस रशिया का डोमिनेंस है। देन हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं हम, इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको आप चेक करिएगा, हो सकता है आपको पता हो, एक इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है दैट वाज इनेक्टेड इन 1972।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से पहले किसी भी कंट्री के पास एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री नहीं थी। एक्चुअली इसका आइडिया प्रपोज करा था स्वीडन ने, जब उन्होंने लगा कि जो प्लैनेट का एनवायरनमेंट है दैट हैज बीन सडनली चेंजिंग। आज की डेट में भी आप चीजें सुनते रहते होंगे, पेरिस अग्रीमेंट, दोहा डिक्लेरेशन, तो ये सब एनवायरनमेंट के ऊपर है। बट इसका आइडिया यहाँ 1972 की कॉन्फ्रेंस से शुरू होता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से, जहां पे कंट्रीज को बुलाया जाता है एंड उन्हें बताया जाता है कि टेक दिस एनवायरनमेंट चेंज एज अ सीरियस इशू, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है एंड जो अनड्यू एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, दैट इज हार्मिंग आवर प्लैनेट. So this was the first global convergence on planetary environment and natural resources. The idea of Stockholm Conference was first proposed by Sweden and the theme was only one Earth. As we say that we have nothing in common except this planet. And this conference was concluded with Stockholm Declaration to build the interconnections between development, poverty and the environment. डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे हम आजकल देखते हैं कि फॉरेस्ट को काट के कॉन्क्रीट फॉरेस्ट, बिल्डिंग सारी राइज हो गई हैं। सो दिस वाज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। जैसे मैंने आपको बताया, टेकिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट पास हुए। द प्राइम बीइंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद एक वाटर पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था 1974 में, देन देयर वाज अ एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट इन 1981 एंड फाइनली इन 1986 देयर वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. सो वी कैन ट्रेस इट बैक टू द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. सो इसकी बात करें तो देयर वर 3 डायमेंशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस. द कंट्रीज एग्रीड to not harm each other's environment and areas beyond natural jurisdiction. इसके ऊपर हम और भी कन्वेंशंस देखेंगे कि पहले क्या होता था कि डेवलप्ड कंट्रीज जो अपना वेस्ट होता था, दे यूज्ड टू डिस्कार्ड इट इन पुअर कंट्रीज, बट उसके लिए भी कन्वेंशन बना. एन एक्शन प्लान टू स्टडी थ्रेट टू द अर्थ्स एनवायरनमेंट, टू एस्टैब्लिश ऑफ एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू ब्रिंग कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज. एक यूएनईपी है जिसके एगीज में बहुत सारी कन्वेंशंस, बहुत सारे अग्रीमेंट, बहुत सारी ट्रीटीज काम करते हैं. सम ऑफ बीइंग लाइक CBS, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, देन देयर इज अ साइट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species. So the significance of the Stockholm Conference is put environmental issues on the global agenda for the first time, and interestingly no country had an environment ministry till 1972, as I said. इसलिए ये बड़ी important convention, बड़ी important treaty है. Then कई बार confusing question आ जाता है. एक तो Stockholm Conference है and एक Stockholm Convention है. जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग के जैसा होता है, उसमें ज़्यादातर प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, बट एक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया जाता. उसके बाद जो भी एक्शंस अगर कंट्रीज ले रही हैं, दे वुड बी वॉलंटरली. बट देयर वाज अ स्टॉकहोम कन्वेंशन. इट इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. हम ये देखते हैं कि बहुत बार आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए. इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स, जो उनसे एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो स्टे कर जाते हैं एनवायरनमेंट में एंड दे सर्कुलेट फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर. सो दिस स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अबाउट कंट्रोलिंग द persistent organic pollutants, POPs. It became effective in 2004. India ratified Stockholm Convention in 2006. जैसे मैंने आपको बताया, there are 2 things: signing of convention and ratification.
किसी भी कंट्री कोई भी कंट्री जब रेटिफाई करती है तो इट गिव लीगल इफेक्ट, एक स्टैट्यूटरी इफेक्ट टू दैट कन्वेंशन. The convention calls to ban dirty chemicals, limit the use of DDT to malaria control and curtail unnecessary productions of dioxins and furans. जो भी industrial pollutants होते हैं उनको कंट्रोल करने की बात ये स्टॉकहोम कन्वेंशन करता है. So what are persistent organic pollutants? These are chemicals that remain intact in the environment for long periods, become widely distributed geographically, accumulate the fatty tissue of living organisms and are toxic to humans and wildlife. And प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई एक कंट्री ये POPs ला रहा है एनवायरमेंट, सो दे विल सर्कुलेट ग्लोबली. अगर ये बांग्लादेश में हो रहा है तो ये इंडिया तक भी पहुंचेगा, नेपाल तक भी पहुंचेगा, थाईलैंड तक भी पहुंचेगा. सो इसलिए इसके लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कैन कॉज डैमेज टू वेयर एवर दे ट्रेवल. द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड POPs आर organochloripesticides such as DDT, industrial chemicals, polychlorinated biphenyls as well as unintentional bioproducts of many industrial process. ये हमने दो इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशंस की बात करी. अब एक बात करते हैं, एक मॉडर्न स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिप्लोमेसी. जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, जो हमारे हाई कमिश्नर्स होते हैं, जो दूसरी कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं, तो उनको अगर वो विदाउट फेयर एंड विदाउट फेवर काम करना चाह रहे हैं तो दे शुड गेट सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी. तो इसके लिए भी एक कन्वेंशन हुआ. एंड अगर आप जब भी किसी भी न्यूज़पेपर का ग्लोबल सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये हर 4-5 दिन में ये वियना कन्वेंशन के बारे में पढ़ने को मिल ही जाएगा. जब भी दो कंट्रीज का आपस में डिस्प्यूट होता है तो वो सबसे पहले एम्बेसीज को टारगेट करते हैं या कॉन्सुलेट्स. कॉन्सुलेट भी एक एम्बेसी का पार्ट होता है रिगार्डिंग द कमर्शियल part of the country. ठीक है. So Vienna Convention, it is established to define fundamental principles and terms governing how countries must treat each other's diplomatic representatives. It aims to foster friendly relations and maintain effective communication channel between nations. India ratified it through diplomatic relations वियना कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1972. जैसा हम देख रहे हैं कि 1972 में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं. फर्स्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड देन वियना कन्वेंशन. अ की प्रिंसिपल ऑफ द कन्वेंशन इज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, exemption from certain laws and taxes in the host country. मैं आपको एक नाम बताता हूं, आप इसको गूगल में जरूर सर्च करिएगा. एक IFS ऑफिसर थी इंडिया का, her name is देवयानी खोब्रागड़े. आई थिंक इन 2013, 14 या 15 इसी में से कभी इनको यूनाइटेड स्टेट्स में अरेस्ट कर लिया गया था. एंड ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स वो बिगड़ने वाले थे. इनको अरेस्ट इसलिए किया गया था कि US के लॉस के हिसाब से शी वॉज पेइंग लेस टू हर मेड. जो US के लेबर लॉस थे इसके हिसाब से शी वॉज पेइंग मच लेसर देन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. बट वियना कन्वेंशन जो एग्जेम्प्ट, जो इम्यूनिटी देता है डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को, उसको नजरअंदाज करते हुए US गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर दिया. फिर इन्हें रिलीज कर दिया गया था, बट ऑब्वियसली इसका मेंशन करा गया था उस टाइम. Then 1948 Universal Declaration of Human Rights. It was adopted on 10th December. 10th December ही वो डेट होती है जिस दिन नोबेल प्राइज दिए जाते हैं in Stockholm. So Universal Declaration of Human Rights, it is a document that acts like a global roadmap for freedom and equality, protecting the rights of every individual everywhere. कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में पैदा हुआ है, ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज जिन्होंने सारे लॉज
कुछ चीज़ों में कई जो हमारे नियम हैं हमने नेचर को देखकर बनाए, सम ऑफ देम आर अगेंस्ट द नेचर, क्योंकि हमने जो सोसाइटी फॉर्म करी तो उसमें हम कहते हैं कि हर ह्यूमन लाइफ को कुछ राइट्स होने चाहिए सो दे कैन रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। तो उसके लिए कुछ राइट्स होने चाहिए फॉर एवरी ह्यूमन, नो मैटर इन विच कंट्री he is living. So Universal Declaration of Human Rights was adopted by newly established United Nations on 10th December 1948 in response to acts of mankind during the Second World War. आपको एडोल्फ हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप के बारे में पता होगा कि उन्होंने किस लेवल की एट्रोसिटीज वहां पे करी थी टू पर्टिकुलरली वन कम्युनिटी, वन रेस वी कैन से। Its adoption recognized human rights to be foundation for freedom, justice and peace. इनके बारे में आपको आइडिया लेना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम पार्ट 3 आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देख सकते हैं एंड इनसे मैच कर सकते हैं। The UDHR, Universal Declaration of Human Rights, consists of 30 rights and freedoms, include civil and political rights like right to life, liberty, free speech, privacy, and economic, social, and cultural rights, like right to social security, health, and education. This is not a treaty, so it does not directly create legal obligation for countries, but these are like instructions to the countries. एंड ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 10th December, जिस दिन ये अडॉप्ट हुए थे। एंड 2023 की जो थीम थी दैट वाज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए, देखनी चाहिए बार बार। थीम्स आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं एंड रीजन भी। कई बार अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो 2-3 स्टेटमेंट वो दे देंगे, लाइक कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन 10th December 1948 एंड सेकंड स्टेटमेंट होगा कि ईच ईयर वी सेलिब्रेट ह्यूमन राइट्स डे ऑन 10 December। अभी एनवायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि जैसा हम देख ही रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्लोबल इशू जो आज की डेट में है दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इंडिया में भी एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड NGT। वो आए दिन किसी ना किसी पे चालान करता रहता है फॉर फ्लाउटिंग द एनवायरमेंटल लॉज। सो आज की डेट का जो बिगेस्ट इशू है दैट इज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इसके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा ट्रीटीज आपको पढ़ने और सुनने को मिलेंगी। जैसा हमने देखा था कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्रिएटेड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हेडक्वार्टर्ड इन नैरोबी, क्रिएटेड इन 1972। So UNEP is a global environmental authority that sets the global environmental agenda, promotes the coherent implementation of environmental dimensions of sustainable development within the United Nations system. It was founded by United Nations General Assembly as a result of United Nations Conference on Human Environment, Stockholm Conference in June 1978. 5th June 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। सो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन June 5th। सो फॉर टुडे हमने कुछ आइडिया लिया कि हाउ ट्रीटीज वर्क, हाउ ट्रीटीज आर फॉर्म्ड एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दीज ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वी विल लुक इनटू द इंपॉर्टेंट ट्रीटीज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। होपफुली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी थोड़ा सा एक बार इनको देख लीजिएगा ताकि हम लोग कनेक्ट कर पाए बहुत अच्छे से। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.